जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ सबल 30 के जीएस सेक्शन का इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 देख रहे हैं। ठीक है, हमने इन्फ्लेशन से शुरुआत की इकोनॉमिक्स की और आज हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन का इंडिया में क्या कारण है, यानी कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। ठीक, जिसमें हमने पिछले क्लास में इन्फ्लेशन का चर्चा करने के बाद यह भी देखा था कि नरेगा या फिर मनरेगा दोनों एक ही नाम है। 2009 में महात्मा गांधी नाम जोड़ करके मनरेगा कर दिया गया, शुरुआत 2005 में नरेगा की हुई थी। ठीक है, और ध्यान देंगे आप एक बात कि नरेगा या फिर मनरेगा किस तरीके से कारण है इन्फ्लेशन का भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं फेल्यूर ऑफ मॉनसून और एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी टोटल जनसंख्या का 60%, ये 2011 का जनगणना बताता है ये बात। ठीक, कि भारत की टोटल जनसंख्या का 60% जनसंख्या आज भी कृषि पर आधारित है और भारत की कृषि आधारित है किस पर? मानसून पर। ठीक, तो जिस साल बेहतर मानसून आता है उस साल तो सब कुछ सही है, लेकिन जिस साल मानसून फेल कर गया यानी मानसून विफल हो गया तो उस साल हमारी कृषि खराब हो जाएगी। ठीक, और उसी के तहत यह भी एक कारण बनेगा किसका? इन्फ्लेशन का। ठीक, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई योजना लाई जाएगी, उसके तहत आपको चाहे वो लोन दी जाए या फिर किसी भी तरह से आपके पास जो आपका क्षय हुआ रहेगा, जो आपकी क्षति हुई रहेगी, उसको पूरा करके आपके पास आपका जो डिमांड की कैपेसिटी है उसको मेंटेन कराने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो बैंक से लोन मिले। जैसे आपका फसल खराब हो जाता है तो कृषि लोन जो क्षतिपूर्ति या फिर आपदा विभाग के द्वारा मिलता है। ठीक, तो उस तरीके से आपके पास एक राशि आएगी और जब आपके पास पैसा होगा तो आपकी परचेजिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी और फिर आपका डिमांड बढ़ेगा और आप पैसे को मार्केट की तरफ लेकर जाएंगे। मार्केट में पैसे की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और यही अवेलेबिलिटी का बढ़ना क्या करेगा? वस्तु का दाम बढ़ा देगा और फिर इन्फ्लेशन का वो भी एक कारण होगा। अब यह पुअर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर एफसीआई, यानी कि एफसीआई के पास जो संसाधन रखने का स्रोत बहुत बेहतर तरीके से नहीं है। जैसे किसान ने फसल को अच्छा उपजाया, एफसीआई ने उसको खरीद लिया, लेकिन एफसीआई उस फसल को यानी उस अनाज को अच्छे ढंग से स्टोर करके अगर नहीं रखता है तो उस स्थिति में होगा क्या कि बारिश के दिनों में वो अनाज खराब हो जाएगा और मार्केट में जो गुड्स है यानी जो वस्तु है या अनाज है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी और इसका शॉर्टेज होगा। ठीक, तो उस स्थिति में क्या होगा? आपको मैंने बताया था कि अगर वस्तु कम होने लगेगा तो प्राइस इसका ऑटोमेटिकली हाई कर दिया जाएगा, क्योंकि वस्तु तो खरीदा ही जाएगा। तो इस स्थिति में भी क्या हो रही है? वस्तु का मांग बढ़ेगा। ठीक, और मांग बढ़ेगा तो क्या होगा? वस्तु का जो दाम है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, यह भी एक इन्फ्लेशन का कारण है। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में आप यही देख पा रहे हैं कि वस्तु का दाम बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है और उस वस्तु के दाम बढ़ने के दो वजह हो सकते हैं, या तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता या फिर वस्तु की कमी हो जाता। दोनों ही स्थितियों में दाम बढ़ जाता है। ठीक है, आगे हायर एमएसपी फॉर कैश क्रॉप्स देन फूड क्रॉप। होता क्या है कि आप ध्यान देंगे कि गवर्नमेंट आज के टाइम में, ठीक, कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसल और ये हो गया फूड क्रॉप्स। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो नकदी फसल है उन पर ज्यादा एमएसपी देती है या फिर ज्यादा सब्सिडी देती है, लोगों को प्रोत्साहित करती है नकदी फसल के लिए फूड क्रॉप्स की तुलना में। ठीक, फूड क्रॉप्स मतलब जो आपके अनाज, चावल, गेहूं ये सब उपजाए जाते हैं उसकी तुलना में ये फसल नकदी फसल क्या होते हैं? तो जैसे आपको पता है मूंगफली हो गया या फिर वो फसल जो डायरेक्ट आपके खेत से उगाया है और
एट ए टाइम आपको एक अच्छा मार्केट वैल्यू प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो नकदी फसल पे गवर्नमेंट की जो एमएसपी होती है या फिर गवर्नमेंट का जो सब्सिडी होता है वो दोनों ज्यादा होता है, जिसकी वजह से किसान को यहाँ ज्यादा फायदा होता है। तो किसान क्या करता है कि नकदी फसल उगाना ज्यादा पसंद करता है। हम स्पेसिफिक रीजन की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो किसान नकदी फसल यानी कैश क्रॉप्स उगाना ज्यादा पसंद करता है, जैसे कॉटन हो गया। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा, जब किसान कैश क्रॉप्स उगाना ज्यादा शुरू कर देगा तो इसके उत्पादन में कमी आएगी, और जब इसके उत्पादन में कमी आएगी तो इसका दाम बढ़ जाएगा। ठीक, और यह भी इन्फ्लेशन का एक कारण हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक कमोडिटीज है जीवन चलाने का। ठीक है, अब हम आपको पहले समझा देते हैं एमएसपी क्या होता है, या एमएसपी हमारे देश में लागू कैसे होता है, उसका प्रणाली क्या है। तो ध्यान देंगे आप, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तय कौन करता है, तो भारत सरकार क्या करती है कि फसल कटने से पहले एक टीम का गठन करती है, और उस टीम का नाम क्या है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। यह एक सर्वे करती है। ठीक है, और सर्वे करके गवर्नमेंट को हमारे फसल का एक रिपोर्ट देती है कि 1 एकड़ जमीन में मिनिमम एक किसान को मान लीजिए 10,000 रुपए का खर्चा है, या फिर 10,000 रुपए का खर्चा है। एक अनुमानित राशि मैं आपको बता रहा हूं। इस टीम ने गवर्नमेंट को यह रिपोर्ट दिया कि मिनिमम एक किसान को इतना खर्च लगा है। तो गवर्नमेंट उस स्थिति में अब सरकार क्या करेगी कि जिस किसान ने फसल को उपजाया है उस फसल का एक न्यूनतम मूल्य तय करेगी, यानी उससे अधिक दाम पर बेचा जा सकता है, उससे कम दाम पर उसकी खरीद नहीं की जाएगी। ठीक, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि चलो इतना लग रहा है तो 12,000 कर देते, ताकि इसमें इसकी मजदूरी भी तो है। ठीक, और जब काम कर रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या रहा कि किसान जो फसल उपजाया है उसको घाटा न लगे। ठीक, जैसे मान लीजिए किसान ने फसल उपजाया लेकिन फसल अच्छी नहीं, शुरू से फसल बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लास्ट में बाढ़ की स्थिति हुई और सारे फसल डूब गए, तो वैसे स्थिति में तो किसान को घाटा लग जाएगा। तो इन सभी चीजों का आकलन करते हुए यह टीम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगा, एक एमएसपी तय कर देगा। ठीक, तो ये तो हो गया किसान के रेस्पेक्ट में। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ये जब सर्वे कर रहे होते हैं तो बताते हैं कि फसल बहुत कम हुआ है। किसान क्या करता है उस स्थिति में, उसको पता है कि इस साल फसल कम हुआ है, वो फसल को छुपा करके अपने पास यानी स्टॉक कर लेगा अपने पास। ठीक है, यानी जो उसको तुरंत बेचना था वो तुरंत न बेच के क्या करेगा, इंतजार करेगा, क्योंकि उसको एक अनुमान लग जाता है कि इस साल फसल कम हुई है तो इसका रेट बढ़ेगा। तो इस स्थिति में इसको 10,000 रुपए इसका खर्च लगा है। ठीक, ये इंतजार कर रहा है कि जब मुझे 20,000 का मुनाफा होगा तब मैं फसल बेचूंगा मार्केट में। ठीक, क्योंकि फसल कम हो रहा था इसलिए ये दाम बढ़ के 20,000 तक जाएगा। तो इसका एक्स्ट्रा बोझ किस पे पड़ेगा, जो भोक्ता होगा उस पर पड़ेगा। चीजों को मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा क्योंकि आप आराम से समझें। ठीक है, तो यहां क्या होगा कि 10,000 लगा था, किसान फायदा लेकर के 20,000 में उसको बेचने लगा। इस स्थिति में होगा क्या कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, जो उनके सामान को, अनाज को खरीदते हैं, उनका एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाएगा। उनकी आमदनी अगर उसके रेस्पेक्ट में नहीं होगी तो भारत में भुखमरी की स्थिति आने लगेगी, समस्याएं बढ़ने लगेगी। तो गवर्नमेंट उस स्थिति में क्या करता है कि ये अनाज इनके यहां से इस दाम पर ही खरीद कर, जितना इन्होंने दाम अपना लगाया है, ठीक, इसी दाम पर खरीद कर और इसके बाद मार्केट में उसको इससे कम पर, ताकि जो उपभोक्ता पहले खरीद रहा था 12,000 पे, वो 12,000 पे ही ला करके और बेचने का काम करता है। जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। जैसे आपने बीपीएल कार्ड देखा होगा या फिर
जो कोटा होता है गांव में, जहां से आपको अनाज मिलता है, ठीक, तो गवर्नमेंट क्या करती है, 22 रुपए केजी चावल खरीद करके आपको 2 रुपए केजी देने का प्रयास करती है। क्यों? इस स्थिति को मेंटेन करने के लिए। तो गवर्नमेंट दोनों के लिए काम करती है। एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रश्न बन सकता है आपसे कि एमएसपी किसके सापेक्ष में सही है, किसान के यानी उत्पादक के या फिर उपभोक्ता के। तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उत्पादक के लिए भी होता है और उपभोक्ता के लिए, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसके लिए भी और जो कंज्यूमर है उसके लिए भी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप एमएसपी समझ पाए होंगे। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, यानी प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाए। तो इसका क्या होगा कि टोटल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी जितना भी आमदनी हुई है उसको लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जितनी जनसंख्या है उससे। अगर देश का निकालना है तो देश का टोटल इनकम अपॉन देश की टोटल जनसंख्या। अगर किसी गांव का इनकम निकालना है प्रति पर कैपिटा इनकम, तो गांव की जनसंख्या अपॉन गांव का टोटल इनकम अपॉन गांव की जनसंख्या। अगर परिवार का निकालना है तो परिवार का टोटल इनकम अपॉन परिवार के टोटल नंबर ऑफ संख्या। ठीक, इस तरीके से आप पर कैपिटा इनकम जिसके रेस्पेक्ट में है उसके रेस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। एमएसपी भी आप समझ चुके। अब देखिए यहां बात हो रही थी कैश क्रॉप्स की और फूड क्रॉप्स की, तो ध्यान देंगे यहां मैंने वो लिखा भी है जिससे आप नोट करके लिख लेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैश क्रॉप्स के लिए ज्यादा होता है, जबकि कैश यहां हो जाएगा फूड क्रॉप्स, जबकि फूड क्रॉप्स के लिए कम होता है। ठीक है, और यही वजह है कि जब लोग ज्यादा कैश क्रॉप्स उपजाने लगेंगे तो फूड क्रॉप्स की कमी हो जाएगी, इसके वजह से इसका दाम बढ़ेगा और यह भी एक इन्फ्लेशन का कारण होगा। ठीक है, यहाँ एक वर्ड आया था नरेगा, और यहाँ से संबंधित मुझे उम्मीद है कि प्रश्न कभी कभी आपसे वन लाइनर पूछा जा सकता है कि इसको डिजाइन किसने किया था। नरेगा जो है उसको डिजाइन किसने किया था, क्योंकि 2005 से तो पहले नरेगा था नहीं। ठीक, तो नरेगा को डिजाइन किया था किसने, जीन ड्रेस ने। किसने? जीन ड्रेस ने। क्यों किया था? तो भारत में जो मॉनसून एग्रीकल्चर की वजह से या फिर मॉनसून के फेल्योर की वजह से इन्फ्लेशन बार बार हो रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए जीन ड्रेस ने गवर्नमेंट के कहने पर नरेगा को डिजाइन किया। ठीक है, ये चीजें आप देख चुके। अब अगला देखते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जमीन तो जितना है उतना ही है, एक उसमें बढ़ोतरी हो नहीं सकती, चाहे हम उसके उत्पादन की भी बात करें तो एक समय जरूर आता है जब उसका उत्पादन सीमित हो जाएगा। ठीक, चाहे हम कितना भी फर्टिलाइजर डालते हैं, और धीरे धीरे फर्टिलाइजर के मैक्सिमम यूजेस के बाद उस जमीन की फर्टिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, उत्पादन क्या हुआ, धीरे धीरे कम होना शुरू होने लगेगा, जबकि जनसंख्या का रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। उस स्थिति में क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगा। क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा, और वस्तु का डिमांड बढ़ेगा लेकिन वस्तु की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वस्तु का जो प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, और जब वस्तु का दाम बढ़ेगा तो फिर क्या कहलाएगा, इन्फ्लेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पैसा ज्यादा देंगे और आपको सामान कम मिलेगा। तो यह एक कारण हुआ। अगला, इंटरनेशनल मार्केट्स क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीजेस। अब देखिए होता क्या है कि जो भी प्रोडक्शन हुए सामान का, या फिर उनके स्टोरेज हुए, या फिर उनको एक नया फॉर्मेशन देना हुआ, या फिर इंडस्ट्रीज जो है उनके कल कारखाने के चलने के लिए फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल हमारे यहाँ कहां से आता है, विदेशों से। वहां से हम कच्चा तेल लेकर के आते हैं, अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं रिफाइनरी में। ठीक, तो अगर विदेश में यानी जहां से आता है जो सोर्स है, ठीक है, अगर वहां से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा दिया जाएगा, वो जैसे मान लीजिए कि 50 रुपए पर बैरल दे रहे थे और इसको वो 100 रुपए पर बैरल कर दे, तो भी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन देखा जाएगा। कैसे होगा? क्या कि जिस सामान को बनाने में ये डीजल
1 लीटर लग रहा था 50 रुपए का, अब वो डीजल कितने रुपए का लगने लगेगा? 100 रुपए का। 1 ही लीटर डीजल अब कितने का लगने लगेगा? 100 रुपए का। तो उस सामान के उत्पादन में खर्च क्या होगा? बढ़ गया। और जब उत्पादन में खर्च बढ़ेगा तो उस वस्तु का दाम स्वाभाविक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यह भी एक कारण हो सकता है किसका? कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन का। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दाम बढ़ा देंगे ये तो हम प्रोडक्शन करना ही रोक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्शन रोक देंगे तो और दिक्कत है। ठीक, तो यह भी एक कारण होगा किसका? कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया का। ठीक है, हमने एक शब्द आपसे पिछले क्लास में कहा था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का हिंदी होता है मांग कारक मुद्रास्फीति। ठीक है, अब ध्यान देखिए इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि मार्केट में सप्लाई अगर डिमांड की तुलना में कम हो जाए, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिमांड और सप्लाई। डिमांड है 10 वस्तु का और सप्लाई होगा है 7 वस्तु। ठीक है, तो इस स्थिति में हम मार्केट डिमांड कर रहे हैं कि 10 वस्तु होना चाहिए, 10 लोग खरीदने वाले आए हैं और सामान 7 ही लोगों के लिए पर्याप्त, 7 ही लोगों के लिए पर्याप्त है। तो उस स्थिति में भी ये 10 लोग क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि मैं सामान को ले लूं, और इस चक्कर में ये सामान जो 20 रुपए का मिल रहा था टोटल, वो क्या होगा? ये लोग उसको लेने के चक्कर में अपनी परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहेंगे और अपने पास जो पैसा है उसको दे करके सामान लेना चाहेंगे। दुकानदार क्या कहेगा कि मैं अब इसको 25 रुपए में बेचूंगा। ठीक, और जरूरत तो है ही, तो इनमें से कोई इंसान सोचेगा चलो 25 से ही देकर के हम इस सामान को उठा लेते हैं, और इस स्थिति में क्या होगा? वस्तु का दाम बढ़ गया, और जब वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन का कारण होगा। ठीक है, तो ये थे भारत में इन्फ्लेशन के कारण, यानी मुद्रास्फीति के कारण। अब अगला टॉपिक होगा कि जब समस्या है तो समाधान भी है। इन्फ्लेशन एक समस्या है हमारे लिए, क्योंकि किसी भी चीज का दाम बढ़ा और हमारे लिए दिक्कत है, उसको खरीदना भी तो होगा। जो यहाँ 3 लोग बच गए उनकी भी तो जिंदगी हमें संभालनी है। ठीक, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? अर्थात कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया तो आपने देख लिया। अगला हम देखेंगे मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का क्या तरीका हो सकता है। ध्यान देंगे, अभी तक हम लोग कॉज देखे थे, यानी इसका कारण क्या है इन्फ्लेशन का इंडिया में। अगला देखेंगे कि उस समस्या को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है भारत में। ठीक, इसके लिए एक पॉलिसी लाएगा फिस्कल पॉलिसी, यानी वित्तीय नीति। ठीक, दूसरा पॉलिसी लाएगा मॉनेटरी पॉलिसी, और तीसरा लाएगा ओपन मार्केट पॉलिसी। ठीक है, ध्यान देंगे आप कि वित्तीय नीति किसके अंतर्गत है। ये प्रश्न डायरेक्ट यहां से बनता है, वित्तीय नीति किसके अंतर्गत आता है या फिर ये किसके अधीन है। ठीक, आंसर होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इसमें जो भी नियम कानून या फिर जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करने के या फिर जो भी रेवेन्यू के स्टैंडर्ड फिक्स किए जाएंगे वो सब किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। अब ध्यान देंगे आप इसमें कि फिस्कल पॉलिसी की जरूरत क्यों है, या फिर ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। यहां आप देख रहे होंगे कुछ इससे बेसिक चीजें, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह आता है हर एक पॉलिसी का, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, ओपन मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, या फिर फिस्कल पॉलिसी, तो उसका अपना अपना अलग अलग सेशन हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी का जो सेशन है वो कब से कब तक है? 1 अप्रैल से लेकर और है 31 मार्च तक। ठीक है, इसमें जो भी टैक्स तय करना होगा वो कौन करेगा? भारत सरकार तय करेगा। जो भी रेवेन्यू आएगा वो किसके पास आएगा? भारत सरकार के पास आएगा। ठीक, और उस रेवेन्यू का जो आपको आउटपुट दिखाना होगा, जैसे कि जो रेवेन्यू आएगा उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो
उस टैक्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया योजना चलाए या फिर जो भी परियोजनाएं चलाए या फिर किसी निर्माण कार्य में खपत करे तो वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर जैसे। ठीक, इन दोनों का एस्टिमेशन बताने का काम कौन करेगा, फिस्कल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, जरूरत क्यों पड़े इसकी, इन्फ्लेशन के। तो जैसे मान लीजिए कि किसी एक वस्तु का दाम अचानक मार्केट में हाइक कर रहा है, तो उसमें एक पैमाना यह भी कि उसमें टैक्स फिक्स होता है। तो उस स्थिति में गवर्नमेंट क्या करेगी कि वस्तु का बैलेंस बना रहे, उसका दाम ज्यादा हाइक न करे, इसके लिए वो अपने टैक्स को कम करेंगे, ताकि मार्केट में जिस वस्तु को आप 30 रुपए में खरीद रहे थे, एक 50 रुपए का हो गया, तो उसका प्राइस कंट्रोल करके एक लेवल तक लाया जाए, जिससे कि उस वस्तु के संदर्भ में इन्फ्लेशन ना हो। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। ये जानकारी था फिस्कल पॉलिसी के तहत, और इसका अपना एक फिक्स रेंज है, यह बहुत ज्यादा वाइड रेंज के साथ इन्फ्लेशन पे काम नहीं करता। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी और तीसरा ओपन मार्केट पॉलिसी। यह दोनों पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा कारगर भी माना जाता है, और ये वाइड रेंज के साथ काम करता है। देखता कौन है इसको, इन दोनों पॉलिसी को, आरबीआई। तो प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है कि निम्न में से किस पॉलिसी को आरबीआई अपने अधीन रखे हुए या फिर आरबीआई देखता है। ऑप्शन में ये दोनों भी दिए जा सकते हैं, ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन बी ओपन मार्केट पॉलिसी, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी फिस्कल पॉलिसी। तो आपका जवाब उस स्थिति में ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी को। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है कि इसके तहत कौन, आरबीआई। ठीक है, मार्केट में मनी की लिक्विडिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा या फिर कम करेगा। ठीक, आखिर बढ़ाएगा कि कम भी करेगा, इसका क्या केस है। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि मनी की लिक्विडिटी कब बढ़ती है मार्केट में, जब हमारी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है या फिर जब हमारा डिमांड बढ़ता है। ठीक, ऐसा कब होता है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, और वो पैसा कहां चला जाता है, मार्केट में वस्तु का शॉर्टेज होने लगेगा, वस्तु का दाम हाइक करने लगेगा। ठीक, और उस स्थिति में उसी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, मनी की लिक्विडिटी को कंट्रोल करना होगा। ठीक, एक बात और भी आप ध्यान देंगे, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पैसा कम, तो हमारा डिमांड कम, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी कम, और जब ये तीन चीजें होंगी तो उस स्थिति में क्या होगा, मार्केट में सामान ज्यादा हो जाएगा, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो उस दौरान मार्केट में लिक्विडिटी को गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेगा, लोन देगा। ठीक है, आरबीआई लोन किसको देगा, कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक क्या कहेगा कि भाई हम आपको इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन देना चाहते हैं। फिर वो लोन किसके पास आएगा, हमारे पास, और फिर हमारे पास जब पैसा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास हमारी परचेजिंग कैपेसिटी फिर से हाइक कर जाएगी, और फिर मार्केट में मनी की लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। तो दोनों ही केसेस में इन्फ्लेशन हो सकता है, एक वस्तु के रिगार्डिंग और एक पैसे के रिगार्डिंग। ठीक है, और उन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी। इसी के तहत हम, जैसे हमने देखा था कि यहाँ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्सेस लगाए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से कुछ टर्म्स आरबीआई अपने पास रखे हुए, जिसका इस्तेमाल करके वो मार्केट में मनी की लिक्विडिटी घटाता भी और बढ़ाता भी। मनी की लिक्विडिटी से सेंस है मार्केट में पैसे का बढ़ना, बढ़ने के केस में, और कम होने के केस में कम होना। जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है, तो इन टर्म्स का यूज करके मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में एक एक को सीरियली आपसे साझा करेंगे। ठीक है, तब तक इसके बारे में छोटा सा जानकारी रख लेते हैं। ओपन मार्केट पॉलिसी, इसमें क्या होता है, यह भी आरबीआई का ध्यान आता है। ठीक, तो ध्यान देंगे कि इसमें आरबीआई
जो उसके एसोसिएट कॉमर्शियल बैंक है जिनको वो लोन देता है, ठीक, तो उनसे दो तरह का काम करेगा। क्या? एक स्थिति में वो अपना बॉन्ड इन कॉमर्शियल बैंक को बेचेगा और एक स्थिति में क्या करेगा, इन कॉमर्शियल बैंक से इन कॉमर्शियल बैंक से बॉन्ड खरीदेगा। मतलब क्या है इसका? ध्यान देंगे आप, एक स्थिति होगी कि मार्केट में सबके पास पैसा हो गया, ठीक, अब पैसे जब मार्केट में बहुत हो गए, सबकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई, सब मार्केट की तरफ भागने लगे और लिक्विडिटी मार्केट में हाई होने लगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगा। उस स्थिति में आरबीआई क्या कहेगा अपने कमर्शियल बैंक को कि ऐसा है कि हम आपको एक अच्छा स्कीम बताते हैं, हमारे पास ये बॉन्ड है, अगर आप खरीदते हैं तो हम इसको 2 साल में या 4 साल में एक टाइम पीरियड में डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे, इस तरह का प्रलोभन देगा। वो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, जो उसके पास पैसा होगा वो फंसाना चाहेगा किसके पास, आरबीआई के पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक जो उसके कंज्यूमर है या फिर जो उसके कस्टमर है या फिर जिनको वो लोन देता है, यानी जो आम जनता है, उसको स्कीम बताएगा कि अगर आप हमसे बॉन्ड खरीदते हैं तो हम इसको आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट देंगे। मार्केट में जो पूंजीपति लोग हैं या जिसके पास पैसा ज्यादा है वो क्या करेगा, तुरंत बैंक की तरफ भागा भागा आएगा, बैंक से बॉन्ड खरीदेगा और अपना पैसा बैंक को दे देगा और बैंक से बॉन्ड लेकर के चला जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मार्केट से पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास और कमर्शियल बैंक से आरबीआई के पास, तो मार्केट में पैसे का कंट्रोल हो गया नहीं हो गया, ठीक, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में पैसा नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं अभी कोविड-19 का टर्म्स था, लॉकडाउन था, सबका जो पैसा था, चूंकि काम करने का स्रोत बंद था तो आमदनी का स्रोत बंद था, खर्च तो सबका हुआ और वो खर्च होता रहा लेकिन पैसा आया नहीं कहीं से। तो जब आया नहीं तो धीरे धीरे हमारे पास का पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारी परचेजिंग कैपेसिटी क्या हुई, खत्म हो गई, और जब हमारी परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो गई तो उस स्थिति में हम कोई चीज खरीदेंगे नहीं, तो मार्केट को बैलेंस करने के लिए अब देखिए आरबीआई क्या करेगा, वो अपने कमर्शियल बैंक को कहेगा कि हम आपको इजी टर्म्स एंड कंडीशन पे बहुत ही कम रेट पे लोन देना चाहते हैं, ठीक, और जब कम रेट पे लोन देना चाहते हैं तो वही बात कमर्शियल बैंक किसको बताएगा, आम जनता को, और वो एक ही टर्म्स पे आम जनता में लोन बांट देगा। जब आम जनता में वो पैसे बढ़ जाएंगे तो फिर आम लोग पास क्या होगा, पैसे बढ़ जाएंगे, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और फिर मार्केट में पैसे का लिक्विडिटी चालू हो जाएगा। तो एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि क्या मेथड ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन करने का ये सटीक तरीका है, यानी कि मार्केट के मुद्रास्फीति को क्या इसके द्वारा हमेशा के लिए नियंत्रित किया जा सकता है, तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आरबीआई ने कहा था कि आपको जो मैं बॉन्ड आपसे खरीद रहा हूं या फिर आपको जो मैं बॉन्ड बेच रहा हूं, ठीक, जो मैं बॉन्ड आम जनता में कमर्शियल बैंक के माध्यम से बेच रहा हूं वो एक टाइम इंटरवल पर डबल होगा, फिर उसके थ्रू क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा और इन्फ्लेशन उससे ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय के लिए क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस पॉलिसी के तहत या फिर किस योजना के तहत इन्फ्लेशन को, यानी कि सस्टेनेबल इन्फ्लेशन के ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, ठीक है, तो अगर भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई इस तरह का प्लान या फिर कोई पॉलिसी लाई है तो उसके तहत भारत के इन्फ्लेशन रेट को एक लंबे समय के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। उस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर पे भी हम चर्चा डिटेल में करेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये आप अपना ख्याल रखें। और हमने आपको नरेगा से संबंधित कल प्रश्न पूछा था, आज का जवाब होगा कि आप मनरेगा जो कि 2009 में नरेगा को ही MGNRE जोड़ के बनाया गया था, ठीक है। तो इसके तहत जो भी आपके दिमाग में फैक्ट्स चल रहे हो, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन आप जरूर लिखें, जिससे कि आपके एग्जाम में बेहतर तरीका होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।